Hello, dear learners. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I am here with a very important as well as energetic session in which we will solve multiple questions. और ये जो सीरीज़ है वो किस लिए है, ताकि आप प्रैक्टिस जितना कर सके उतना ही आपके स्कोर में आप बेटरमेंट देखेंगे, क्योंकि जितना हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन उतना हमारी मेमोरी में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. क्योंकि अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे सिर्फ टॉपिक या कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी फ्रूटफुल प्रिपरेशन आप नहीं कर रहे हैं. इसीलिए भले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कम पढ़िए लेकिन क्वेश्चन जितना हो सके उतना सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर आप एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं तो वो टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अलग से, आप उसी के साथ प्रिपेयर करने लगते हैं. बशर्ते आप उसका एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन पे भी ध्यान दें कि आंसर जो है वो ही क्यों है, गलत ऑप्शन गलत है तो वो क्यों गलत है. तो ये जो सीरीज़ है उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रोज़, जो कि CSIR, गेट, DBT, नीट एज वेल एज जो स्टेट PSC के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही साथ जो स्टेट सेट होता है उसमें भी ये सीरीज़ बहुत ही काम आएगी. अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियो. एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ सेल? ये क्वेश्चन ऐसे देखने में तो बहुत ही ईजी लग रहा है, लेकिन जो इसके ऑप्शंस दिए हैं उस पर ध्यान देना है. फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्मॉलेस्ट एंड एडवांस्ड यूनिट ऑफ लाइफ. स्मॉलेस्ट तो सही है बट एडवांस नहीं होता है. नेक्स्ट ऑप्शन है स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये सही है. नेक्स्ट देखते हैं, सी में दिया है लार्जेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो सेल तो लार्जेस्ट नहीं होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, एकदम स्मॉलेस्ट होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है. डी दिया है लार्जेस्ट एंड एडवांस्ड यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये तो दोनों ही गलत है, ना सेल लार्ज होता है ना ही तो एडवांस होता है. तो देखा, इतना ईजी क्वेश्चन था लेकिन इसके ऑप्शंस जो थे वो बहुत ही ज़्यादा घुमा के दिए थे. यानी छोटे छोटे वर्ड्स की वजह से आपके जो करेक्ट आंसर तक आप पहुंच नहीं पाते हैं. तो हमेशा हर टर्म को ध्यान से पढ़ना है. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेल इज़ द स्मॉलेस्ट एज वेल एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. एक और क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी. तो मैंने एक सेल वाला जो ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है उसमें इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. स्टीडन एंड स्कॉन को बोला जाता है सेल थ्योरी जिन्होंने दिया था, लेकिन एक और मॉडिफिकेशन आया था. किसने दिया था? वो रुडोल्फ वर्चाउ ने दिया था कि जो सेल्स हैं वो पुराने सेल से ही अराइज होते हैं, यानी न्यू सेल अराइज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल. तो ये वाला जो पॉइंट है वो मॉडर्न सेल थ्योरी में जोड़ा गया था, और इसीलिए स्टीडन एंड स्कॉन के साथ ही साथ रुडोल्फ वर्चाउ का भी नाम लिया जाता है सेल थ्योरी में. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी. सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय सेल्स टू इंटरैक्ट विद अदर सेल. जैसे हमारे पास में एक ये सेल है एक ये सेल है, ये दोनों कैसे इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे से? तो ये इंटरैक्ट करते हैं सेल जंक्शन से. सेल जंक्शन का फंक्शन क्या होता है? सेल जंक्शन का फंक्शन ये होता है कि एक सेल को दूसरे सेल से इंटरैक्ट कराना, यानी कि जोड़ना, या फिर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसमें सेल को क्या करना? लिंक करना, जोड़ना. तो सेल जंक्शन का फंक्शन मेनली यही रहता है. इट कनेक्ट सेल टू सेल एज वेल एज इट कनेक्ट सेल टू दी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेल ऑर्गेनेल दैट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल. ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में ही नहीं दिखता है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में दिखता है? तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन साइटोप्लाज्म दोनों में ही रहता है, सेंट्रोजोम जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है. तो इसका आंसर क्या हो गया? सेंट्रोजोम. माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही सेल में पाया जाता है. साइटोप्लाज्म अगेन रिपीट हो गया है, और एक है गोल्जी कॉम्प्लेक्स. तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी दोनों में ही देखने को मिलता है. सेंट्रोजोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली हमें किस में मिलता है? पर्टिकुलरली एनिमल सेल में. और सेंट्रोजोम का फंक्शन किस में होता है? इट प्लेज अ वाइटल रोल इन सेल डिवीजन. सेल डिवीजन जब होता है, यानी एक सेल से दो सेल जब बनता है, उसमें सेंट्रोजोम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एनिमल सेल में. नेक्स्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन. सबसे पहले तो हमें इस शब्द का मतलब समझना है. क्रोमोसोमल एब्रेशन. क्रोमोसोमल एब्रेशन यानी होता है हमारे क्रोमोसोम में मॉर्फोलॉजिकल या फिर न्यूमेरिकल ऑल्टरेशन. इट मीन्स कि जैसे मान लो ये हमारा क्रोमोसोम है, तो या तो ये वाला जो पोर्शन है इसके कुछ सेगमेंट्स में डिलीशन आ जाए, कुछ आर्म में डिलीशन आ जाए, या फिर डबलिंग हो जाए. तो उस टाइप के
चेंजेस को, यानी कि या तो मॉर्फोलॉजी बिगड़ जाए, किसी तरह से वो डुप्लीकेट हो जाए, कट जाए और एक्स्ट्रा हो जाए, तो इसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल चेंजेस इन द क्रोमोसोम। अब ये सिर्फ एक क्रोमोसोम में भी हो सकता है, बहुत सारे क्रोमोसोम में भी हो सकता है। उसके साथ ही साथ जो हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 22 क्या होता है, ऑटोसोम होता है, और एक क्या होता है, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिससे पता चलता है कि वो इंडिविजुअल मेल है या फीमेल है। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन ऑटोसोम्स में भी हो सकता है, यानी कि 22 पेयर में भी हो सकता है, और एक सेक्स क्रोमोसोम में भी हो सकता है। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो डुप्लीकेशन ये तो है ही, ट्रांसलोकेशन भी है, म्यूटेशन नहीं है, क्योंकि म्यूटेशन एक सडन या फिर आप बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस चेंज है, जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल में उसका फिनोटाइप दिखता है। तो म्यूटेशन इज़ नॉट अ क्रोमोसोमल एब्रेशन, ये एक अलग ही प्रोसेस है। इन्वर्शन, ट्रांसलोकेशन और डुप्लीकेशन, ये तीनों ही क्रोमोसोमल एब्रेशन है। क्रोमोसोमल एब्रेशन सिंपल से आप ये समझ लीजिए कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, मॉर्फोलॉजी में कोई डिफेक्ट आ जाए, या फिर न्यूमेरिकल चेंज, न्यूमेरिकल मतलब 1 से 2 हो जाए, 2 से 4 हो जाए, तो उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन, जिसका पार्ट म्यूटेशन नहीं होता है। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कहाँ से इंफॉर्मेशन पहुँचती है, थ्रू दी डेंड्राइट्स। यानी अगर हमारा इस टाइप का न्यूरॉन है और ये एक्सॉन है, तो नेबरिंग सेल से हमें कैसे मिलेगा इंफॉर्मेशन, वो ये डेंड्राइट्स ही रिसीव करते हैं। आप एक्सॉन का, अगर न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है तो अपने हैंड को देखिए, जो आपका पाम है वो सेल बॉडी, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है वो सेल बॉडी कहलाता है, साइटॉन जिसे हम कहते हैं। और जो आपके फिंगर्स हैं वो फिंगर्स किसे रिजेंबल करते हैं, वो डेंड्राइट्स को बताते हैं। और ये जो एक्सॉन है वो आपका आर्म वाला पोर्शन हो जाता है। तो आप अपने हाथ को देखिए और एक्सॉन, न्यूरॉन और उसके बाकी स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करके देखिए। तो डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होता है, सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है उसको कैच करना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीएनए ट्यूमर वायरस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है, ये गेट में भी, डीबीटी में भी, सीएसआईआर चाहे वो स्टेट सेट का एग्जाम हो, ये हमेशा पूछा जाता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर वायरस का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसका जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। तो ये रिमेंबर रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कन्फ्यूजिंग भी होता है। और डीएनए और आरएनए ही सिर्फ नहीं पूछता है, ये भी पूछता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है या डबल स्ट्रैंडेड है, लाइकवाइज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। तो इसका एक चार्ट बना के रख लीजिए, आई विल प्रोवाइड इट, और उसको हमेशा अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिए। हमेशा लर्न कैसे रखना चाहिए, जिसमें बहुत सारे वायरस में डीएनए है तो उसको मत याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों का नाम याद रखना हमारी मेमोरी के लिए मुश्किल होता है। आप याद क्या रखा कीजिए, एक्सेप्शनल केसेस को याद रखा कीजिए। मतलब अगर 10 चीज़ सिमिलर है, एक डिफरेंस है, तो उन 10 चीज़ को क्यों रटना है, जो डिससिमिलर है उसको आप याद रखिए। यानी कि जो मोस्टली डीएनए होता है ट्यूमर में, तो उनको मत याद रखिए, आरएनए वाले एक्सेप्शनल केसेस जो अलग हैं उनको बस याद रखिए। तो जो भी ऑप्शंस दिए हैं क्वेश्चन 7th में, उसमें से एचआईवी ही एक है जो कि एक आरएनए वायरस है, बाकी सब क्या है, डीएनए ट्यूमर वायरस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एचआईवी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज एसोसिएटेड विद कापोसिस सार्कोमा। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें एक पर्टिकुलर सार्कोमा दिया, एक टाइप का कैंसर दिया है, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म बताना है आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, अगर आपने सीएसआईआर दिया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन रिपीटेटिवली आते हैं हमेशा। तो इसका आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज एसोसिएटेड विद कापोसिस सार्कोमा। तो इसका क्या आंसर है, जो हर्पिस वायरस होता है ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है कापोसिस सार्कोमा। इसमें क्या होता है, स्किन के अंदर क्या होता है, टिश्यू पैचेस डेवलप होने लगते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस लेके आऊँ, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल so that I feel motivated and it gives me a great energy for making so many videos for all you people. So thanks for watching and do like, share and subscribe my channel.